हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट जो टॉपिक था हमारा, लास्ट में हमने देखा था कि ईवे बिल के जो ट्रांजैक्शंस है वो किस तरीके से होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जो देख रहे हैं वो है बैंकिंग। बैंकिंग जो है टैली के अंदर किस तरीके से मेंटेन होता है, राइट। बैंकिंग वर्ड जब भी आता है ना, तब हमारे माइंड में ये एक दौड़ता है कि भाई बैंक में जाना, वो स्लिप फिलअप करना, ठीक है, विड्रॉल के लिए फिलअप करना, चेक के लिए जो है कि चेक बनाना। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो हमारे लिए क्या होती है, क्योंकि बैंकिंग के रिगार्डिंग्स जो है, राइट, हम जो है कि भाई जब भी बैंक में जाते हैं तो पहले ये सब वर्कआउट हमें करना रहता है। टैली के अंदर आपको बैंकिंग जो है वो फंक्शनैलिटी एक दी हुई है। बैंकिंग से आप क्या कर सकते हो, तो कि बैंकिंग के अंदर से जब भी आप जो है कि भाई टैली में जो आपको यूटिलिटीज़ दी है, तो बैंकिंग से बैंकिंग की जो फंक्शनैलिटी है वहाँ से आप चेक भी प्रिंट कर सकते हो। आपके जो ट्रांजेक्शन्स है वो ट्रांजेक्शन्स में आपको कैश डिपॉजिट स्लिप जो है, चेक डिपॉजिट स्लिप, वो भी आप जो है कि वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बैंक के जो आपके लेटर्स है जो डीडी के लिए हैं, जो हम मनी एक्सचेंज करते हैं जब भी, राइट, आप जब भी पेमेंट करते हो, तो अभी जो डिजिटलाइजेशन जो है, तो डिजिटलाइजेशन के अंदर क्या हुआ है, तो कि अभी जैसे हम देखे जाए तो हम बहुत कम जो है कि पेमेंट चेक से होता है, राइट। आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे कि भाई IMPS से NEFT आपने किया, RTGS किया। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अकाउंट से डायरेक्टली जो है कि भाई जिसको हमें पेमेंट करना है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। तो ये सारी फंक्शनैलिटी आपको जो है कि बैंक के अंदर से मिलती है। सो ये फंक्शनैलिटी को आपको अकाउंट के साथ किस तरीके से मैनेज करना है, यानी कि हमारा जो बुक्स ऑफ कीपिंग है, तो हम अकाउंटिंग में उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसी के लिए आपको बैंकिंग की फंक्शनैलिटी टैली में दी हुई है, राइट। जैसे कि भी मैंने आपको कहा कि भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हो और उसमें आपने 5000 का चेक दिया, तो हमें क्या करना पड़ता है कि भाई पार्टी का नाम जिसको हम दे रहे हैं उसका हम चेक पर नाम मेंशन करेंगे, डेट जो है, अमाउंट इन वर्ड एंड सिग्नेचर। तो ये सब हमें यहाँ पर मैन्युअल करना पड़ता है। सो टैली में आपको क्या दिया है कि भाई बैंकिंग में आप जाओगे, आप ट्रांजेक्शन करोगे, भाई सो एंड सो पार्टी को आप चेक दे रहे हो, तो साथ साथ उस ट्रांजेक्शन्स के साथ साथ आप चेक भी प्रिंट आउट कर सकोगे। आप कोई डीडी दे रहे हो, आप जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो हमारे जो मनी एक्सचेंज की जो प्रोसेस है, ठीक है, कि भाई हम किसी को पे कर रहे हैं, किसी से हमें रिसीव हो रहा है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो है कि वो थ्रू बैंक हो रहे हैं, ठीक है, कि भाई बैंकिंग के थ्रू हो रहे हैं। तो हम जो है उसको क्या करेंगे, टैली के अंदर मेंटेन करेंगे। हमारे सप्लायर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, बट ऑलवेज है कि हम जो है उनको पेमेंट करेंगे, वो हमें पेमेंट करेंगे, राइट। तो बिजनेस के अंदर ये सब ट्रांजेक्शन्स जो हमारे होंगे, तो वो बैंकिंग के थ्रू हम जो है वो मैनेज करेंगे। तो ये भी हम देखेंगे, साथ साथ हमारे बैंक का बैलेंस जो है वो किस तरीके से जो है कि भाई हमें मेंटेन करना है, तो वो भी हम देखेंगे। तो बैंकिंग जो है कि टैली के अंदर आपको फंक्शनैलिटी जो दी है बैंकिंग की, उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, क्या क्या आप यहाँ से बैंकिंग के अंदर कर सकते हो, कि यहाँ पर जो मैंने कहा कि भाई चेक बुक जो है वो मैनेज कर सकते हैं, चेक प्रिंटिंग है, रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, जो डिपॉजिट स्लिप हमारी जो है, जब भी आप क्रेडिटर्स को किसी को पेमेंट करते हो, राइट, हमने कुछ परचेज किया था, तो हम जो है कि उसको पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट के साथ है ना फॉर्मली एक पेमेंट एडवाइस जो है वो हमें देनी चाहिए, ठीक है। कंपनीज जो है, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी है, या तो जो रजिस्टर्ड कंपनियों में जो है कि कहीं जगह पर ये होता है कि जब भी पेमेंट देते हो तो पेमेंट के साथ एक पेमेंट एडवाइस देते हो। पेमेंट एडवाइस इट मीन्स के वन टाइप ऑफ लेटर है कि जिसके अंदर आपकी पूरी डिटेल्स दी हुई होती है कि भाई ये जो पेमेंट है हम ये अगेंस्ट के बिल में दे रहे हैं, इतने इतने बिल थे, उसके सामने हम ये आपको पेमेंट ये चेक नंबर से या वो देते हैं, वो एक फॉर्मेलिटी है, राइट। तो वो भी आप टैली के अंदर से प्रिंट आउट कर सकते हो। PDC चेक जो है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक, आपको पोस्ट डेटेड चेक देना है, तो वो पोस्ट डेटेड चेक भी आप टैली के अंदर से दे सकते हो। इट मीन्स PDC यानी कि पोस्ट डेटेड क्या होता है, तो कि जैसे कि आज जो है, फॉर एग्जांपल कि आज जो है कि भाई 15 अप्रैल है, यानी 15 अप्रैल हो गई है, मुझे जो चेक देना है वो क्या देना है, तो नेक्स्ट मंथ का देना है, 15 मई का। तो मैं क्या करूँगा कि भाई PDC चेक उनको दूंगा और उनको कहूँगा कि सर आपको ये 15 मई को डिपॉजिट करना है। बट ऑलवेज ये 15 मई का है, तो वो 15 मई से पहले तो होने ही वाला नहीं है चेक डिपॉजिट। बट ये जो है कि आपको PDC चेक जब भी आप दे रहे हो, तो PDC चेक को टैली के अंदर किस तरीके से मैनेज करना है, क्या होगा साथ में, तो कि जब भी आप उसको चेक दोगे आपको आउटस्टैंडिंग देखना होगा उसका, तो आउटस्टैंडिंग में PDC चेक के साथ भी देख सकते हो।
अदरवाइज़ वो कहेगा ना कि आपका जो चेक जो है वो एक पीडीसी मेरे पास है, तो आप जो है कि आउटस्टैंडिंग मैनेज कर सकते हो। दूसरा हमारा क्या यहाँ पर होगा, तो हमें किसी का पीडीसी चेक मिलेगा, ठीक है, हमें जिसके पास से पैसे लेने हैं उसने भी क्या किया है, तो कि उसने भी 1 मंथ का पीडीसी दिया है, हम उसको आउटस्टैंडिंग भेजेंगे तो वो तुरंत कहेगा अरे सर मैंने आपको 1 मंथ का चेक तो भेजा हुआ है पीडीसी। तो आप पीडीसी के साथ भी आउटस्टैंडिंग देखना है तो आप देख सकते हो। तो बैंकिंग के अंदर आपकी जो है इतनी फंक्शनलिटी जो है आपको मिलती है, इतनी यूटिलिटीज़ जो है टैली के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक दूसरा वर्ड है बैंक रिकन्सिलेशन। देखिए रिकन्सिलेशन का मीनिंग पहले तो क्या होता है, तो ये रिकन्सिलेशन यानी कि हम जो है कि उसको वेरीफाई करेंगे। दूसरा जो रहेगा कि बैंक रिकन्सिलेशन जब भी आपको करना है तो ये जो है कि किस तरीके से होता है, हमें ये क्यों करना चाहिए, क्या जो है कि बैंक रिकन्सिलेशन से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलेशन जो है वो हमारे लिए क्या है, तो कि पहली बात ये है कि रिकन्सिलेशन हमें क्यों करना है। तो देखिए कि आप जब भी किसी को चेक दे रहे हो, ठीक है, आज 15 अप्रैल है, मैं 15 अप्रैल को किसी को चेक दे रहा हूँ, यानी कि वो ट्रांजैक्शन टैली के अंदर करूँगा, भाई सो एंड सो पार्टी को 5000 का मैंने चेक दिया, तो टैली के अंदर मैं पेमेंट में एंट्री करूँगा। अभी जैसे ही मैं टैली में पेमेंट की एंट्री कर रहा हूँ तो क्या होगा कि मेरे बैंक का जो बैलेंस है उसमें से 5000 रुपीज़ जो है वो अभी क्या हो जाएंगे, 5000 रुपीज़ कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कि मैंने जो है चेक दिया है, तो चेक का ट्रांजैक्शंस करते ही बैंक का जो मेरा बैलेंस है उसमें से 5000 रुपीज़ लेस हो जाएगा। अभी मैंने पार्टी को चेक दे दिया, पार्टी क्या करेगी, तो वो चेक को परसों डिपॉजिट करेगी। उसके बाद जो है कि एक्चुअल मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा कब कट होगा, तो वो 2 दिन बाद कट होगा। यानी जब भी मैं स्टेटमेंट या तो पासबुक में प्रिंट आउट करवाऊँगा तो क्या होगा कि भाई पासबुक में आएगी 18 अप्रैल, ठीक है, मैंने चेक जो है 15 अप्रैल को दिया है। अभी टैली के अंदर मेरा ट्रांजैक्शन जो है वो 15 अप्रैल को हो गया है, ठीक है, बैंक में उसकी जो इफ़ेक्ट आई है वो कहाँ पर आई हुई है, तो कि बैंक के अंदर उसकी इफ़ेक्ट जो है वो 18 को आई है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैं 15 तारीख का बैंक बैलेंस एज पर पासबुक देखूंगा तो वो कुछ अलग बताएगा, और जो है कि मैं टैली के अंदर, ठीक है, अपने डेटा के अंदर अकाउंटिंग जो मैं मैनेज कर रहा हूँ वो बुक्स के अंदर मैं देखूंगा तो 15 तारीख का मुझे कुछ बैलेंस जो है वो डिफरेंस दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, यानी कि बैंक की डेट और जो है हमारे अकाउंटिंग की जो डेट है वो दोनों के बीच में जो बैलेंस है तो वो बैलेंस मैच नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए हमें उसका रिकन्सिलेशन करना होता है। रिकन्सिलेशन के अंदर क्या होता है, तो रिकन्सिलेशन के अंदर आप स्टेटमेंट जो है वो हम लेते हैं, या तो जो हमारी पासबुक जो है वो लेते हैं, उसके अंदर जो पर्टिकुलर जो भी चेक नंबर हमने मेंशन किया हुआ है वो चेक नंबर जो है कि भाई हमारी डेट जो है वो 15 है, बैंक के अंदर उसकी इफ़ेक्ट कब है, तो 18 है, तो वो हमें वहाँ पर मैच करना होता है। दूसरा क्या होता है, तो कि रिकन्सिलेशंस के अंदर ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे कि बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस का जो है हमें कोई नोटिफिकेशन या ये नहीं होता, बट जब भी स्टेटमेंट या तो पासबुक कुछ प्रिंट करते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि भाई ये जो है वो बैंक चार्जेस है, इतने रुपीज़ जो बैंक चार्जेस लगे हैं। हर एक बैंक जो है वो डिफरेंट चार्जेस जो है वो लगा रही है, जैसे कि भी आपको चेक बुक ले रहे हो तो उसके चार्जेस होते हैं, आप कोई बैंक की यूटिलिटीज़ जैसे कि एसएमएस की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग से चार्जेस होता है। तो ऐसे जो भी चार्जेस होते हैं तो वो चार्जेस भी आपको जो है वो स्टेटमेंट में आ रहे हैं तो वो हमें टैली के अंदर लेने रहते हैं। सो उससे क्या होता है, तो कि हमारा जो बैंक का बैलेंस है, ठीक है, यानी कि बैंक के अंदर जो हमारा बैलेंस है वो, और टैली के अंदर हमने जो बैंक का लेजर बनाया हुआ है वो, यानी कि हमारी बैंक बुक और बैंक का बैलेंस वो दोनों जो है वो मैच करना रहता है। सो रिकन्सिलेशन उसके लिए रहता है। रिकन्सिलेशंस के टाइप देखें तो रिकन्सिलेशन के 2 टाइप्स है, एक जो है वो है मैन्युअल रिकन्सिलेशन और दूसरा जो है वो ऑटो रिकन्सिलेशन। मैन्युअल और ऑटो के दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो कि मैन्युअल रिकन्सिलेशन जो होता है वो क्या होता है कि एक टिपिकल जैसे कि भाई हम स्टेटमेंट बैंक से लाएंगे, ठीक है, भाई हम जो है कि हर मंथ के एंड में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो जो है कि भाई हम हर 15 दिन में इस तरीके से हम जो है वो रिकन्सिलेशन करते हैं, ठीक है। तो मैन्युअल रिकन्सिलेशन में क्या होता है, तो कि मैन्युअल रिकन्सिलेशन जो आपका रहेगा उसके अंदर आपको जो है बैंक से एक स्टेटमेंट लेना रहेगा, ठीक है, बैंक आपको फिजिकल एक स्टेटमेंट देगी, हार्ड कॉपी देगी, वो स्टेटमेंट आपने लिया, टैली के अंदर हम आ चुके, हमने बैंक बुक ओपन किया और बैंक बुक के अंदर
ट्रांजेक्शन हमारे आ गए मंथली, और हम वहाँ पर रिकन्सिलेशन करेंगे। दूसरा जो है कि रिकन्सिलेशन के अंदर आपको स्टेटमेंट में डेट दी हुई होती है, आपके ट्रांजेक्शन है, सामने चेक नंबर दिया है, तो हमें सेम क्या करना है, तो कि भाई टैली के अंदर वो ट्रांजेक्शन देखना है, वो ट्रांजेक्शन्स के सामने हमारी तो डेट है ही, उसके अंदर आपको ऑप्शन आ रहा है बैंक डेट, तो बैंक के स्टेटमेंट में जो भी डेट दी हुई है वो डेट आप वहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो होगा वो मैन्युअल रिकन्सिलेशन होगा। यहाँ पर जो है कि आपको एक एक डेट फिलअप करनी है मैन्युअल रिकन्सिलेशन में। अभी हम बात करते हैं ऑटो रिकन्सिलेशन। तो ऑटो रिकन्सिलेशन के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको ऐसे कोई हार्ड कॉपी में ये जो स्टेटमेंट है वो कुछ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी तो जो है कि भाई हर एक जगह पर डिजिटलाइजेशन हो चुका है बैंकिंग का, तो आपका जो बैंक अकाउंट है तो आपको वो बैंक अकाउंट में जो आपकी एप्लीकेशंस वगैरह जो होती है या तो नेट बैंकिंग होता है, तो वहाँ से आप जो है कि आपका स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट जो है उसको या तो एक्सेल या तो CSV फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर लो। वो जो फॉर्मेट आपने डाउनलोड किया है उसको टैली के फोल्डर में रखकर आप ऑटो रिकन्सिलेशन कर सकते हो। ऑटो रिकन्सिलेशन से क्या होता है कि आपके जो ट्रांजेक्शन्स है वो बैंक की जो डेट है, ठीक है, आपका ट्रांजेक्शन मीन्स के आपके ट्रांजेक्शन्स के सामने बैंक की डेट जो होगी वो ऑटोमेटेड ले लेगा। किस तरीके से लेगा, तो उसके अंदर जो है कि भाई वहाँ पर आपको दिया हुआ होता है कि भाई ये जो है पर्टिकुलर ये ट्रांजेक्शन्स हमारा अकाउंटिंग का, और उसके सामने जो रहेगा हमारा कि भाई बैंक का जो स्टेटमेंट जो है उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे ट्रांजेक्शन्स के अंदर कि भी किस तरीके से जो है हम बैंकिंग का जो है यूज़ करेंगे। सो बैंकिंग के अंदर जैसे ही हमने देखा कि भी रिकन्सिलेशंस है, चेक मैनेजमेंट है, चेकबुक मैनेजमेंट है, डिपॉजिट स्लिप के ट्रांजेक्शन्स है, तो ये सारे जो हमारे ट्रांजेक्शन्स जो है कि जो बैंकिंग के अंदर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर किस तरीके से हमें बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स करने, कौन कौन से टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स हमें करने हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।